नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इससे पहले हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं दोस्तों। आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। इससे पहले हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख रखा है, वन लाइनर प्रश्नों को भी देख रखा है और सेलेक्टिव टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कशन किया गया है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल की इन्फॉर्मेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। द सक्सेस माइंड @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके बीच में ला करके सॉल्व करने का मकसद ही यही है कि आप जल्द से जल्द अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं उसी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आपका स्वागत करता हूँ। और आज देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी प्रवाह के लिए नसबंदी का क्या अर्थ होता है। बात सुनाइए दोस्तों, मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी प्रवाह के लिए नसबंदी का क्या अर्थ होता है। पहला जो ऑप्शन है वो है काले धन का छानना, दूसरा है आयात निर्यात विनियमों का अनुपालन करना, तीसरा है वांछित विनिमय दर बनाए रखने के लिए समतुल्य स्थानीय मुद्रा वापस लेना, और जो चौथा है वो है मुद्रा व्यापार वादा की अनुमति देना। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के संबंध में विदेशी प्रवाह के लिए नसबंदी का क्या अर्थ होता है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी प्रवाह के लिए नसबंदी का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला काले धन को छानना, दूसरा आयात निर्यात विनियमों का अनुपालन करना, तीसरा है वांछित विनिमय दर बनाए रखने के लिए समतुल्य स्थानीय मुद्रा वापस लेना, और चौथा ऑप्शन है मुद्रा व्यापार वायदा की अनुमति देना। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर बात की जाए मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी प्रवाह के लिए नसबंदी का क्या अर्थ होता है, तो मेरे दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है वांछित विनिमय दर बनाए रखने के लिए समतुल्य स्थानीय मुद्रा वापस लेना। तो ऑप्शन आपके सी पे दे रहा है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यदि लोग जमा के बजाय अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। समझ में आई प्यारे दोस्तों, यदि लोग जमा के बजाय अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। यदि लोग जमा के बजाय अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि लोग जमा के बजाय अपने पास, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है देश की मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है देश की मुद्रा आपूर्ति घटेगी, तीसरा ऑप्शन है देश की मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन नहीं होगा, चौथा जो ऑप्शन है वो देश की मुद्रा आपूर्ति बढ़ या घट सकती है। भैया दोस्तों, अगर बात की जाए यदि लोग जमा के बजाय अपने पास नकदी रखना पसंद करेंगे तो देश की जो मुद्रा आपूर्ति है उस पर कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। तो उस पर जो प्रभाव है प्यारे दोस्तों वो देश की जो मुद्रा आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुआनो के लिए जाना जाता है, जो एक विशिष्ट रूप से उत्पादित प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रेट की उच्च सांद्रता होती है। बस मैं दोस्तों प्रश्न क्या है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो गुआनो के लिए जाना जाता है, जो एक विशिष्ट रूप से उत्पादित प्राकृतिक उर्वरक है और जिसमें नाइट्रेट की उच्च सांद्रता होती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टिएरा डेल फ्यूगो, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आटाकामा रेगिस्तान, तीसरा जो ऑप्शन है वो ब्राज़ील के मिनस गेरेस, और डी ऑप्शन है पेरू के तटीय हेडलैंड और द्वीप। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता हो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों।
तो विश्व में निम्नलिखित में से जो स्थान गुआनो के लिए जाना जाता है और उत्पादित प्राकृतिक उर्वरक भी है जिसमें नाइट्रेट की उच्च सांद्रता होती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पेरू के तटीय हेडलैंड और द्वीप, जो कि डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डॉलर मूल्य के संदर्भ में भारत का शीर्ष समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉलर मूल्य के संदर्भ में भारत का शीर्ष समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह है? पहला जो ऑप्शन है वो है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है तूतीकोरिन, तीसरा ऑप्शन है कोची और चौथा ऑप्शन है मैंगलोर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉलर मूल्य के संदर्भ में भारत का शीर्ष समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो उत्तर होगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है? बात समझ में आई दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जो आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है? पहला है संसद, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है लोक लेखा समिति। कौन सा कर आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है? कर का मतलब दोस्तों वो कर नहीं है, एक संस्था की बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है? तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों क्या होगा? संसद। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को और अच्छे तरीके से आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रों की अवधारणा का मार्गदर्शक सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रों की अवधारणा का मार्गदर्शक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक पसंदीदा व्यापारिक साझेदार होता है, दूसरा है कि राष्ट्रों को उन अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करना चाहिए जो उनके साथ सहयोग करते हैं, तीसरा है व्यापारिक साझेदार के बीच गैर मतभेद, और चौथा ऑप्शन है कि प्रत्येक राष्ट्र को यह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए कि वह किन अन्य देशों को व्यापारिक साझेदार के रूप में पसंद करता है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की अवधारणा का मार्गदर्शक सिद्धांत है, आइए उसको देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का एक पसंदीदा व्यापारिक साझेदार होता है, तो ये गलत है। राष्ट्रों को उन अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करना चाहिए जो उनके साथ सहयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। व्यापारिक साझेदार के बीच गैर मतभेद हो, ये भी गलत है। एक मिनट प्यारे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। व्यापारिक साझेदारों के बीच गैर भेदभाव, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक राष्ट्र को यह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए कि वह अन्य देशों को व्यापारिक साझेदार के रूप में पसंद करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। केवल सी ऑप्शन सही है। तो यही पूछ रहा है कि धारणा का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है, तो सी ऑप्शन। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अन्य उत्पादों की तुलना में शेयर बाजार उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं और उच्च जोखिम उठाते हैं। दूसरा जो कथन है वो क्या कह रहा है कि स्टॉक की जो कीमतें हैं वह आपूर्ति और मांग के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बस समझ में दोस्तों, पहला कथन क्या कह रहा है कि अन्य उत्पादों की तुलना में शेयर बाजार उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं और उच्च जोखिम उठाते हैं। दूसरा जो है वो स्टॉक कीमतें आपूर्ति और मांग द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अगर कथन की बात की जाए तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अंत्योदय अन्न कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है शहरी गरीबों का उत्थान, दूसरा है किसान का उत्थान, और सी ऑप्शन है भूमिहीन मजदूरों का उत्थान, और डी जो ऑप्शन है वो गरीबों का उत्थान। तो अंत्योदय अन्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ
किसी भी एग्ज़ाम के टॉप अप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है। तो अंत्योदय अन्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात की जाए अंत्योदय अन्य कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शहरी गरीबों का उत्थान करना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्वरूप में फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? निम्नलिखित में से किस बाजार स्वरूप में फर्म जो होती है वो कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? पहला ऑप्शन है एकाधिकार, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित प्रतिस्पर्धा, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और चौथा है अल्पाधिकार। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कमेंट करते रहिए वीडियो आपको कैसी लगती है और प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जितना आप प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्षम होंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और एग्ज़ाम हॉल में आप जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करने में कामयाब होंगे। तो निम्नलिखित में से किस बाजार स्वरूप में फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, तो ये बाजार स्वरूप में की जो फर्म है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वो कभी भी कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? पहला जो ऑप्शन है वो है मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन है आय वितरण, तीसरा है रोजगार और चौथा है अपस्फीति। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए लॉरेंज वक्र की, तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो टॉपिक को और जिस तथ्य को दर्शाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों आपका आय वितरण। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जीडीपी डिफ्लेक्टर, माफ़ कीजिएगा डिफ्लेटर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है? पहला जो ऑप्शन है वो नाम मात्र का वास्तविक जीएनपी से अनुपात, दूसरा है नाम मात्र का वास्तविक सीपीआई से अनुपात, तीसरा है वास्तविक का नाम मात्र जीएनपी से अनुपात और चौथा जो ऑप्शन है वो है नाम मात्र का वास्तविक जीडीपी से अनुपात। तो दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए जीडीपी डिफ्लेटर की, तो नाम मात्र का एक वास्तविक जीडीपी से अनुपात को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है? पहला जो ऑप्शन है वो है शिखा वर्मा, दूसरा ऑप्शन है चंदा कोचर, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य और चौथा ऑप्शन है उषा अनंत सुब्रमण्यम। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही जवाब जो होगा वो होगा अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन प्रश्न भी अवेलेबल हैं, हर तरह के सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनबीएफसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला क्या है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता है, दूसरा जो ऑप्शन है वो एनबीएफसी के बारे में है कि स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकता, तीसरा जो ऑप्शन है वो डीआईसीजीसी की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है और डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इनमें से कौन सा उत्तर है जो कथन सही होगा? तो दोस्तों अगर बात की जाए एनबीएफसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो प्यारे दोस्तों
आइए देखते हैं। तो NBFC डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। NBFC स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकता, ये भी सही है। DICGC की जमा जो बीमा सुविधा है वो NBFC के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन दे रहा है सभी सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? पहला है 5वां, दूसरा चौथा, तीसरा है छठा और चौथा है रोलिंग योजना के दौरान। दोस्तों एक जानकारी देनी थी आपको कि वीडियो को डालने में दोस्तों आगे पीछे प्रश्न तो सीरियल वाइज ही बने थे, पर वीडियो किसी कारणवश सिस्टम की गलती की वजह से वीडियो दूसरे दिन की पहले अपडेट हो गई थी। यानी नंबरिंग वाइज बात समझ में दोस्तों कि पहले जो थी ऑप्शन आना चाहिए था आपका 225 के आगे आना चाहिए था, लेकिन वो 176 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। बात समझ में दोस्तों, इसलिए इसे नंबरिंग में दिक्कत हो गई, वीडियो आगे पीछे अपडेट हुआ दोस्तों। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश की जाएगी कि आइंदा से ऐसी गलती ना हो। चलिए देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो वो किया गया है चौथवा, समझे दोस्तों, चौथा। बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कृषि विकास से सीधे प्रभावित नहीं होता है? पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा मुद्रास्फीति, तीसरा है रोजगार और चौथा है भुगतान संतुलन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कृषि विकास से सीधे प्रभावित नहीं होता है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा भुगतान संतुलन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या कह रहा है कि खुले समुद्र में समुद्री जीवों की खेती, दूसरा समुद्र के बंद हिस्से में समुद्री जीवों की खेती, तीसरा जो ऑप्शन है वो है खुली नदियों में समुद्री जीवों की खेती, चौथा जो ऑप्शन है वो खुले तालाबों में समुद्री जीवों की खेती। इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको उसका उत्तर देना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों खुले समुद्र में समुद्री जीवों की खेती, तो ये कथन गलत हो जाएगा। समुद्र के बंद हिस्से में समुद्री जीवों की खेती, तो ये सही हो जाएगा। खुली समुद्र नदियों में समुद्री जीवों की खेती, ये गलत है। खुले तालाबों में समुद्री जीवों की खेती, तो ये गलत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है समुद्री कृषि के संबंध में। तो सही जो है वो है समुद्र के बंद हिस्से में समुद्री जीवों की खेती। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल कॉलर श्रमिक क्षेत्र से संबंधित है? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल कॉलर श्रमिक किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए लाल कॉलर श्रमिक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्षेत्र जिस क्षेत्र से संबंधित है वो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में 10,000 रुपये के नोट किस वर्ष बंद किए गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में 10,000 रुपये के नोट किस वर्ष बंद किए गए थे? पहला ऑप्शन है 1978, बी ऑप्शन है 2016, सी ऑप्शन है 1975 और डी ऑप्शन है 2015। तो भारत में 10,000 रुपये के नोट किस वर्ष बंद किए गए थे? फटाफट से उत्तर दीजिए। भारत में 10,000 रुपये के नोट किस वर्ष बंद किए गए थे? पहला है 1978, 2016, 1975 या फिर 2015। तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों कि भारत में 10,000 रुपये के नोट किस वर्ष बंद किए गए थे, तो ये बंद किए गए थे 1978 में, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्रिप सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, दूसरा पानी सीधे जड़ों पर डालना जाता है और तीसरा है यह निच्छालन को कम करता है, चौथा है मैदान समतल करना आवश्यक नहीं है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों ड्रिप सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, सही है।
पानी सीधे जड़ों पर डाला जाता है, ये भी सही है। या निछालन कम करता है, ये भी सही है। मैदान समतल करना आवश्यक नहीं, ये भी सही है। तो इस लिहाज से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। आइए देखते हैं कौन सा कूट ये दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बीज की श्रेणी नहीं है? पहला है ब्रीडर, दूसरा फाउंडेशन, तीसरा प्रमाणित, चौथा है धारदार। निम्नलिखित में से कौन सा बीज की श्रेणी नहीं है? फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्नों को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। शुरुआत से अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बीज की श्रेणी नहीं है वो है धारदार। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीज की श्रेणी में कौन कौन आता है? ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित। आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है, भारत का बीज भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू, सी है तवांग और डी है लिपुलेख। तो भारत का बीज भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बात की जाए भारत के बीज भंडार की तो किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? पहला है कृषि मंत्रालय, दूसरा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में टॉयलेट साबुन बनाने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? बात समझ में आई दोस्तों? भारत में जो टॉयलेट साबुन बनाए जाते हैं उसके लिए किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? पहला है सरसों के बीज, दूसरा है सूरजमुखी के बीज, तीसरा है नारियल का तेल और चौथा है मूंगफली का तेल। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में टॉयलेट साबुन बनाने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए भारत में टॉयलेट साबुन की तो इसे बनाने के लिए सबसे अधिक नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह भारत में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी तेज पत्ता की बात की जा रही है दोस्तों। तो भारत सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य जो है प्यारे दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादित रेशम की जो किस्म है वो कौन सी है? भारत में जो रेशम उगाया जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो किस्म है वो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, सबसे अधिक उत्पादित उसका किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादित रेशम की जो किस्म है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है सहतूत, दूसरा है एरी, चौथा है तसर और डी ऑप्शन है मूंगा। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उत्पादित रेशम की जो किस्म है जो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है वो है सहतूत। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ
अगले प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।